अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा दिया गया तो क्या होगा? इसका नतीजा जानने से पहले बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का असर पूरी दुनिया आज भी देख रही है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 75 साल पहले गिरा परमाणु बम यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों की 6 साल लंबे खुफिया मिशन का नतीजा था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1939 में पत्र लिखकर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को न्यूक्लियर फ्यूजन की यानी कि एटम बम के बारे में विनाशकारी ताकत के बारे में बताया था। जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हॉर्न ने इसकी खोज की थी। लेटर में कहा गया था कि इस प्रोसेस का या इस प्रक्रिया का नतीजा एक नए तरीके का अत्यंत शक्तिशाली बम होगा। रूजवेल्ट ने इसके बाद यूरेनियम पर सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान के सैकड़ों युद्धक विमानों ने पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी बेस का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया। इस हमले में हजारों सैनिकों की मौत हुई। इसके अगले ही दिन अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया। साल 1942 में अगस्त के महीने में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से परमाणु बम बनाने के लिए एक बेहद खुफिया कार्यक्रम का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट का नाम बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने $2 अरब का बजट भी दिया था। न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस की एक खुफिया लैब में बम बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर को साइंटिफिक डायरेक्टर बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के शीर्ष भौतिक वैज्ञानिकों की टीम बनी। इसके साथ ही हजारों ऐसे लोग भी काम पर लगे जो नाजी शासन से भागकर आए थे। 1945 में 9 और 10 मार्च को अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने जापान के टोक्यो और दूसरे शहरों पर भारी बमबारी की। इस बमबारी ने केवल राजधानी में ही करीब 1 लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। 26 मार्च को ओकिनावा की लड़ाई शुरू हुई। अगले 3 महीने में इस लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा जापानी सैनिकों और इतनी संख्या में आम लोगों की बलि चढ़ गई। 12,000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों ने इस लड़ाई के आधार पर ही परमाणु बम के इस्तेमाल को न्यायोचित ठहराया। उनकी दलील थी कि जापान की मुख्य भूमि पर हमले में इससे भी ज्यादा लोगों की जान जाती। 12 अप्रैल को रूजवेल्ट की मौत हुई और हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तब उन्हें अब तक का बेहद खुफिया रहे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली। 8 मई को जर्मनी ने समर्पण कर दिया और इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप की लड़ाई खत्म हो गई। हालांकि इसके बाद भी एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में युद्ध जारी रहा। मई और जुलाई के बीच परमाणु बम के हिस्से टिनयान लाए गए। यह मैरियाना चैन में वो द्वीप था जहां से B-29 बॉम्बर विमान जापान पहुंच सकता था। 16 जुलाई को न्यू मैक्सिको के एल्मोगोर्दो के पास सुबह 5:30 बजे ट्रिनिटी टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में परमाणु बम की ताकत समझ में आई और परमाणु युग की शुरुआत हो गई। ट्रिनिटी टेस्ट के सफल होने के बाद 25 जुलाई को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जापान पर परमाणु बम गिराने के मिशन को मंजूरी दे दी। इसमें उपलब्ध होते ही अतिरिक्त बमों को गिराने की मंजूरी भी शामिल थी। 26 जुलाई को पोट्सडैम घोषणा के बाद ब्रिटेन, चीन और अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि वो या तो समर्पण करे या फिर तुरंत और पूर्ण विनाश का सामना करे। जापान ने इस चेतावनी की अनदेखी करने का फैसला किया। हालांकि इसके लिए मोकुसात्सु शब्द का प्रयोग किया गया जिसका मतलब है नो कमेंट। 6 अगस्त को सुबह 8:15 बजे अमेरिकी B-29 बॉम्बर इनोला गे ने 9,000 पाउंड का परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया। दिसंबर के महीने तक इसकी वजह से 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। ट्रूमैन ने जापानी नेताओं को कहा अगर वो समर्पण नहीं करेंगे तो वह हवा से बर्बादी की ऐसी बारिश देखेंगे जैसी पृथ्वी पर कभी नहीं देखी गई। 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी पर गिराया। समय था सुबह 11:02 का। परमाणु बम के इस हमले में 74,000 लोगों की जान चली गई। 15 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने घोषणा की कि उनका देश युद्ध हार गया है। हालांकि इसके बाद भी वो देश के सम्राट बने रहे और युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 4 साल बाद 29 अगस्त 1949 को रूस ने अपने परमाणु बम का कजाकिस्तान में परीक्षण किया और परमाणु बम रखने वाला दूसरा देश बन गया। विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में उसने जापान पर हमला किया और उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुरिल द्वीप उनमें से एक था। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा दिया गया तो क्या होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। जमीनी और हवाई हमलों के बीच अब परमाणु हमले की धमकी की चर्चा हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में मुख्य रूप से 2 आशंकाएं उभर रही हैं। पहली यह है कि अगर यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों में किसी एक का हादसा होता है, किसी तरीके का हादसा होता है तो क्या होगा, और दूसरी यह है कि अगर यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला कर दिया गया तब क्या होगा।
जापान के फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल बिजली संयंत्र के हादसे ने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित किया, हम सब जानते हैं। अगर ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऐसा हादसा होता है तो क्या असर होगा? अगर आज के समय में युद्ध के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो उनका क्या असर होगा? परमाणु हमले के असर की भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि किसी हथियार का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है। अमेरिका स्थित यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट यानी कि UCS में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि अगर हवा में विस्फोट होने और जमीन पर विस्फोट होने वाले हथियारों की मारक क्षमता अलग अलग होती है। साइंटिस्टों ने कहा कि जमीन पर विस्फोट करने वाले हथियार के मामले में आपको हमले के लंबे समय तक पड़ने वाले असर को लेकर ज़्यादा चिंता करनी होगी, क्योंकि आप रेडियो एक्टिव रूप से यानी कि रेडियोधर्मी के रूप से पृथ्वी को सक्रिय कर रहे होते हैं, जबकि हवा में विस्फोट होने वाले हथियार का लंबे समय तक इस तरीके का ज़्यादा असर नहीं होता है। साइंटिस्टों ने कहा कि अलग अलग रणनीतिक कारणों से अलग अलग हथियारों में विस्फोट किया जा सकता है। हवा में विस्फोट करने पर एक साथ कई लोगों की मौत हो सकती है, हालांकि इससे आसपास की आबादी और पर्यावरण में रेडिएशन का दीर्घकालिक प्रभाव कम होता है, जबकि पृथ्वी की सतह के पास हथियार को विस्फोट करने से एक साथ कई लोगों की मौत हो सकती है और साथ ही आसपास के पर्यावरण और खाद्य आपूर्ति पर लंबे समय तक रेडिएशन का असर रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिकी बमबारी और यूक्रेन में 1986 के चेरनोबिल हादसे के मामले में इस बात की गंभीरता को अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमले के बाद के महीनों में नागासाकी में करीब 60 से 80 हज़ार और हिरोशिमा में 70,000 से ज़्यादा यानी कि 1,35,000 तक लोग मारे गए थे। इन बम विस्फोटों ने 1986 में चेरनोबिल हादसे की तुलना में पर्यावरण में लगभग 40 गुना कम रेडिएशन छोड़ा। हालांकि विस्फोट के तुरंत बाद के महीनों में हजारों लोगों की मौत हो गई। फिलहाल लोग नागासाकी और हिरोशिमा में सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। उन्हें रेडिएशन का डर नहीं है, क्योंकि चेरनोबिल क्षेत्र अब भी रेडियो एक्टिव है और निजी इलाका बना हुआ है, वहाँ लोग नहीं रह सकते हैं। जापानी शहरों पर परमाणु हमले की वजह से वहाँ ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के मामले तेजी से बढ़े, खासकर बच्चों में। वहीं अन्य तरह के कैंसर भी बढ़े, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। रेडिएशन का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। कुछ स्टडीज में बताया गया है कि प्रभावित इलाके में विस्फोट के समय मौजूद बच्चों के सिर के आकार छोटे हो जाते हैं, शारीरिक विकास धीमा हो जाता है और वे मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। हालांकि कई अन्य शोध में बताया गया है कि बमबारी के बाद गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के बच्चों के मामले में ऐसा नहीं था। तो अब बात करते हैं, क्या ज़्यादा घातक है मौजूदा परमाणु हथियार? वेपन एक्सपर्ट्स सामरिक यानी कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक वेपन्स के बीच में अंतर करते हुए बताते हैं कि सामरिक हथियार यानी कि टैक्टिकल वेपन कुछ ही दूरी तक मार कर सकते हैं और लड़ाई जीतने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं रणनीतिक हथियार यानी कि स्ट्रेटेजिक वेपन लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं, युद्ध जिता सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए गए बमों को उस समय का स्ट्रेटेजिक वेपन्स माना गया था। इन हथियारों की बदौलत युद्ध जीता गया। हालांकि साइंटिस्ट ने कहा कि हाल के दशकों में परमाणु हथियारों की क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए जिस स्ट्रेटेजिक वेपन या परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया था, उसकी तुलना में आज के टैक्टिकल वेपन ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज के दौर में मौजूद कई हथियार हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किए गए हथियार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घातक है। असर के मामले में वे 80 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए नागासाकी और हिरोशिमा के साथ तुलना करके यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अगर आज की तारीख में परमाणु हमला होता है तो उसका कितना भयावह असर होगा। हालांकि इस असर के अनुमान को समझने का प्रयास किया गया है। अगर अमेरिका और रूस के बीच एक सप्ताह के लिए रणनीतिक परमाणु हथियारों का युद्ध छिड़ जाता है तो पर्यावरण, जनसंख्या और वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर क्या असर होगा? 36 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे। युद्ध के 2 साल बाद 5 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। विस्फोट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी। साइंटिस्टों ने परमाणु युद्ध के अन्य मॉडल के जरिए भी अलग अलग तरीके के असर का अनुमान लगाया है, जैसे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में एक सप्ताह तक परमाणु युद्ध होता है तो कैसा मंजर होगा। इन दोनों एशियाई देशों के पास अमेरिका और रूस की तुलना में कम परमाणु हथियार है, लेकिन इसके बावजूद यह अनुमान लगाया गया है कि 16.4 करोड़ लोग तुरंत मारे जाएंगे और युद्ध के 2 साल बाद 2.5 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि क्या बढ़ रही है दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या। दुनिया में 1990 के बाद से परमाणु हथियारों में लगातार हो रही कमी अब रुक रही है।
परमाणु अस्त्रों वाले देश अपने हथियारों के भंडार का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जिससे हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। साइंटिस्टों ने बताया कि शीत युद्ध के अंत के बाद से 1990 के बाद के दशकों में परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। 1986 में दुनिया में 70,000 से भी ज़्यादा परमाणु हथियारों के होने का अनुमान था। इस समय परमाणु हथियार वाले 9 देश हैं: अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। सिपरी के मुताबिक 2021 में इनके पास कुल मिलाकर 13,080 हथियार हैं। संस्थान के मुताबिक पिछले साल इन देशों के पास कुल 13,400 हथियार थे। सिपरी का कहना है कि यह असल में संख्या में गिरावट नहीं है, क्योंकि इन हथियारों में पुराने वारहेड भी हैं जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। अगर इन्हें गिनती से बाहर रख दिया जाए तो परमाणु हथियारों की कुल संख्या एक साल में 9,380 से बढ़कर 9,620 हो गई है। सिपरी के मुताबिक अलग अलग सेनाओं के पास तैनात परमाणु हथियारों की संख्या भी एक साल में 3,720 से बढ़कर 3,825 हो गई है। इनमें से करीब 2,000 हथियार इस्तेमाल किए जाने की उच्च अवस्था में रखे गए हैं, यानी ऐसी अवस्था में कि जरूरत पड़ने पर उन्हें कुछ ही मिनटों में चलाया जा सके। इस समय पूरी दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण पैमाने पर परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण हो रहा है और परमाणु हथियारों वाले देश अपनी सैन्य रणनीतियों में परमाणु हथियारों का महत्व बढ़ा रहे हैं। रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% से भी ज़्यादा भंडार है। दोनों ही देश परमाणु हथियारों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अमेरिका और रूस दोनों पुराने वॉरहेड को लगातार घटा रहे हैं, लेकिन दोनों के पास पिछले सालों के मुकाबले करीब 50 और हथियार हैं जो 2021 की शुरुआत में क्रियाशील तैनाती की अवस्था में थे। हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोट की वजह से 0.5 टेराग्राम धुएं का उत्सर्जन हुआ था। अगर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध होता है तो करीब 150 टेराग्राम धुएं का उत्सर्जन होगा। भारत और पाकिस्तान के मामले में 16 से 47 टेराग्राम धुएं का उत्सर्जन होगा। परमाणु हथियार के किसी भी तरीके के इस्तेमाल से रूस और नाटो का युद्ध पूरी तरीके से परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा और यह न्यूक्लियर कोल्ड पैदा करेगा, और एक बार परमाणु युद्ध शुरू होने के बाद इसके रुकने की संभावना नहीं होती है। आतंक, भय और गलत जानकारी की वजह से सैन्य कमांडर अपने पास मौजूद परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के 3 दिन बाद ही परमाणु हथियारों को भी हाई अलर्ट पर रखने का हुक्म दे दिया था। रूस के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? रूस के अलावा दुनिया में और कितने परमाणु हथियार हैं? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने 2006 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। वर्तमान में उसके पास 40 से 50 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इजराइल ने पहली बार नाभिकीय परीक्षण तब कब किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार होने की बात कही जाती रही है। इजराइल ने भी परमाणु हथियारों की कहीं तैनाती नहीं की है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में कुल 156 हथियार हैं जिन्हें रिजर्व रखा गया है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत ने परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं की है। भारत ने पहली बार नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया था। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं की है, उन्हें रिजर्व रखा गया है। पाकिस्तान ने 1998 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। ब्रिटेन के पास मौजूदा परमाणु हथियारों के जखीरे में कुल 225 हथियार हैं। इनमें से 125 परमाणु हथियारों को ब्रिटेन ने तैनात कर रखा है, जबकि 105 हथियार उसने रिजर्व में रखे हैं। ब्रिटेन ने पहली बार नाभिकीय परीक्षण 1952 में किया था। फ्रांस ने 1960 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था और फिलहाल उसके पास 290 परमाणु हथियार मौजूद हैं। फ्रांस ने 280 परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है और 10 हथियार रिजर्व में रखे हैं। चीन ने 1964 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। उसके पास कुल 350 परमाणु हथियार मौजूद हैं। उसने कितने परमाणु हथियार तैनात कर रखे और कितने रिजर्व में रखे हैं, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। परमाणु हथियारों की संख्या के लिहाज से अमेरिका फिलहाल दूसरे नंबर पर है। अमेरिका ने 1800 हथियार तैनात कर रखे हैं, जबकि 2000 हथियार रिजर्व में रखे गए हैं। इनके अलावा अमेरिका के पास 1760 और परमाणु हथियार भी हैं। अमेरिका ने 1945 में पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया था। वर्तमान में रूस के पास सबसे ज़्यादा 6255 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1625 हथियारों को रूस ने तैनात कर रखा है। 2870 परमाणु हथियार रूस ने रिजर्व में रखे हैं, जबकि दूसरे परमाणु हथियारों की संख्या 1760 है। रूस के हथियारों की संख्या 2020 के मुकाबले थोड़ी बड़ी है। रूस ने 1949 में परमाणु हथियार बढ़ाने की क्षमता हासिल की थी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।